नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 16 क्लास कंप्लीट किया है। आज 17 नंबर क्लास है और आज भी हम हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनकी भी चर्चा हमने की है। इसके अलावा हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 2000, 1100 प्रश्न उत्तर की हमने चर्चा की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू को आधार बनाकर निम्न में से किसने पहला राजा नाम का नाटक लिखा है। यह प्रश्न आपका कई बार नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को आधार बनाकर निम्न में से किसने पहला राजा नाम का नाटक लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाम से नाटक लिखा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि पहला राजा जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है। तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आता है और ये जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास को अज्ञे ने अनंतो गत्वा स्वतंत्रता की खोज कहा है। तो किस उपन्यास को अज्ञे ने अनंतो गत्वा स्वतंत्रता की खोज कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शेखर एक जीवनी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो ललित संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में भदेश हूं, इतना कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं, ये किसने कहा है। तो भाषा में भदेश हूं, इतना कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं, तो ये कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका धूमिल। तो ये पंक्ति जो है इसके लेखक है धूमिल, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहकर आलोचना की। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहकर आलोचना की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक गद्य का प्रारंभ किससे मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक गद्य का प्रारंभ किससे मानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाटक। तो नाटक विधा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक गद्य का प्रारंभ मानते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दास जी नाम से किसे संबोधित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दास जी नाम से किसे संबोधित किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिखारी दास। तो आचार्य शुक्ल ने भिखारी दास को दास जी नाम से संबोधित किया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की भाषा में लिखित बाबरनामा का प्रथम फारसी अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो तुर्की भाषा में लिखित बाबरनामा का प्रथम फारसी अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फैजी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बाबरनामा ये सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तुर्की भाषा में। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है? तो किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो शब्द है चितेरा, इसका अर्थ क्या है? तो चितेरा का जो अर्थ है वो है चित्रकार। चित्रकार को जो है चितेरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना ये पंक्ति जो है किस कवि के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इस पंक्ति के जो कवि हैं वो हैं बिहारी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो वो है बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीने के लिए। तो जीने के लिए जो है ये हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनश्याम। तो घनश्याम जो है ये भूषण का वास्तविक नाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कविता कौमुदी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी जो हैं इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कविताओं को हास्योन्मुखी मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ कौन मानता है? तो प्रयोगवादी कविताओं को हास्योन्मुखी मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ कौन मानता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रयोगवादी कविताओं को हास्योन्मुखी मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धांत पंचमात्रा। तो सिद्धांत पंचमात्रा जो है ये राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? तो मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरज का सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है इस उपन्यास का एक बहुत ही
महत्वपूर्ण पात्र है जिसका नाम है मणिक मुल्ला, और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस के अनुकरण पर रचित कृष्ण संबंधी अवधी भाषा का प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है? तो रामचरितमानस के अनुकरण पर रचित कृष्ण संबंधी अवधी भाषा का प्रबंध काव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णायन। कृष्णायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की व्यंजनात बोली कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की व्यंजनात बोली कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों की देवी मरुकेसरी उपन्यासों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो गुनाहों की देवी मरुकेसरी उपन्यासों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यादवेंद्र। तो यादवेंद्र जो हैं ये गुनाहों की देवी मरुकेसरी उपन्यासों के लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का कौन सा ललित निबंध संग्रह जो कुट्टी चातन उपनाम से प्रकाशित हुआ था? तो फिर से पढ़ते हैं। अज्ञ का कौन सा ललित निबंध संग्रह जो कुट्टी चातन उपनाम से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबरंग। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस कवि का उपनाम कुट्टी चातन है? तो वो है अज्ञ। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञ नाम किसने दिया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सच्चिदानंद को अज्ञ नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार ने सच्चिदानंद को अज्ञ नाम दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परिसर जीवन पर लिखा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घरोंदा। तो घरोंदा जो है ये परिसर जीवन पर लिखा हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज बोली। तो बंगाल असमिया को जो है ब्रज बोली कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित सदस्य चुना गया था? तो राजभाषा आयोग में राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित सदस्य चुना गया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका BG खेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतावली को तुलसी की प्रथम रचना कौन मानता है? तो गीतावली को गोस्वामी तुलसीदास की प्रथम रचना कौन मानता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेणी माधव दास। तो बेणी माधव दास ने गीतावली को तुलसी की प्रथम रचना माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत यह देश। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत यह देश। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहीम।
तो रहीम इसके लेखक हैं। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित लोकनाथ किसके काव्य गुरु माने जाते हैं? तो पंडित लोकनाथ किसके काव्य गुरु माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पंडित लोकनाथ जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई, उदधि जल केवल जल माही। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई, उदधि जल केवल जल माही। तो इस पंक्ति के कवि हैं रैदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी अतिकल्पना जो व्यवहार में संभाव्य प्रतीत नहीं होती किंतु विचारों अनुभूतियों को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर जो है एक परिभाषा दिया गया है, तो इसका उत्तर बताना है कि ये किस का परिभाषा है। तो फिर से पढ़ते हैं। ऐसी अतिकल्पना जो व्यवहार में संभाव्य प्रतीत नहीं होती किंतु विचारों अनुभूतियों को व्यक्त करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फैंटेसी। तो इसे जो है फैंटेसी कहते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी का प्रेम किस श्रेणी में आता है? तो बिहारी का प्रेम किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यथार्थवादी। तो ये जो है यथार्थवादी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। ऐसे निर्मोही सदा मोही में बसत अरु, मोही ते निकस फेरी मोही न मिलत हो। तो ये पंक्ति किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। ऐसे निर्मोही सदा मोही में बसत अरु, मोही ते निकस फेरी मोही ते मिलत हो। तो ये पंक्ति जो है इसके कवि हैं देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति में जो है ये कौन से काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बरनत कवि सिंगार रस, छंद बड़े विस्तारी, मैं वर्ण्यो दोहानी बिच, याते सुधर विचारी। तो यह प्रयोजन किस काव्य ग्रंथ का रहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। बरनत कवि सिंगार रस, छंद बड़े विस्तारी, मैं वर्ण्यो दोहानी बिच, याते सुधर विचारी। तो यह प्रयोजन किस काव्य ग्रंथ का रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हित तरंगिणी। तो ये जो है हित तरंगिणी के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रस विलास में कवि देव ने नायिका का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? तो रस विलास में कवि देव ने नायिका का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला द्वारा संपादित समन्वय नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी? तो निराला द्वारा संपादित समन्वय नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कलकत्ता।
तो समन्वय पत्रिका जो है ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होती थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की अंतिम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो निराला की अंतिम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सांध्य काकली। सांध्य काकली। निराला का समस्त कृतित्व निराला रचनावली के कितने खंडों में है? तो निराला का समस्त कृतित्व निराला रचनावली के कितने खंडों में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? तो संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथ। तो नाथ और संत मत में शब्द या शब्द का प्रचलन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी मानी जाती है? तो रामदहिन मिश्र की एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कृति का नाम है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास किसे कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास ये किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीतिसिद्ध कवियों को। तो रीतिसिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। किस नाटक से समस्यात्मक नाटक का प्रवर्तन माना जाता है? तो किस नाटक से समस्यात्मक नाटक का प्रवर्तन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी जो है इससे समस्यात्मक नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र नाटक किसका माना जाता है? तो पंचतंत्र नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा जो हैं इसके लेखक हैं पंचतंत्र नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना ये कथन जो है ये किस नाटक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। तो ये कथन जो है ये किस नाटक के अंतर्गत आता है और ये किसने कहा है? तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। तो ये कथन जो है किस नाटक के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त। तो ये जो है चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत आता है। और ये कथन जो है ये कहा था कर्नलिया ने सुहासिनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतिनाट्य को किसने भावनाट्य की संज्ञा दी है? तो गीतिनाट्य को किसने भावनाट्य की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उदास कविता नाटक किसका माना जाता है? तो सबसे उदास कविता नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वदेश दीपक। धक्का पंप नाटक किसका माना जाता है? तो धक्का पंप नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं
राजेश जैन। धक्का पंप और सबसे उदास कविता, ये दोनों जो हैं ये नाटक विधा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो धक्का पंप के लेखक हैं राजेश जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबके सब एक से है किस नाटक का वाक्य है? तो सबके सब एक से है किस नाटक का वाक्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आधे अधूरे। तो ये जो है आधे अधूरे के अंतर्गत आता है, सबके सब एक से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? तो हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? किस इतिहासकार या किस साहित्यकार ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम कहानी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो राम कहानी किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधाकर द्विवेदी। तो ये जो है सुधाकर द्विवेदी जी की आत्मकथा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कितनी भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना थी? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा कितनी भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्शमैन के प्राचीन इतिहास को क्या कहते हैं? तो मार्शमैन के प्राचीन इतिहास को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कथासार। ब्रजलीला रचना किसकी है? तो ब्रजलीला रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मलुकदास। तो ये जो है मलुकदास की अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है ब्रजलीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवभूति के नाटक उत्तर रामचरित को ब्रज भाषा में किसने अनुदित किया है? तो भवभूति के नाटक उत्तर रामचरित को ब्रज भाषा में किसने अनुदित किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यनारायण। शुक्ल ने किसे गद्य प्रबंध कहा है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे गद्य प्रबंध कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निबंध। भक्ति आंदोलन को किसने एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन को किसने एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि ये कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं।
बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि ये कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है, तो बताना है ये किस साहित्यकार के अंतर्गत आता है और किसके लिए कहा गया है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। ये जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। तो ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। तो ये पंक्ति जो है ये किस लेखक के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संत नामदेव। तो संत नामदेव इसके कवि हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस आलोचक ने निर्गुण धारा को संत काव्य नहीं माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से किस आलोचक ने निर्गुण धारा को संत काव्य नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेवैया जहाँ, देहरा ना मस्जिद। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेवैया जहाँ, देहरा ना मस्जिद। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संत नामदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी की कृति भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो सूरदास जी की कृति भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये किसका कथन माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, और ये जो है एक वन लाइनर पंक्ति है, वन लाइनर कथन है। तो ये भी जो है कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो फिर से पढ़ते हैं। भक्तिकाल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन सिंह। तुलसीदास का जन्म स्थान किसने सोरो माना है? तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान किसने जो है सोरो माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गौरी शंकर द्विवेदी। तो गौरी शंकर द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो माना है। इसके अलावा और कई विद्वानों ने
गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान जो है वो राजापुर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है ये किसने लिखा है और ये किसके लिए लिखा गया है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने किसके लिए लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास। और ये जो है ये मीराबाई के लिखी गई है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पंक्ति के कवि हैं तुलसीदास और ये पंक्ति जो है ये मीराबाई के लिए लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसी राजाओं को रासभ किसमें कहा गया है। तो देसी राजाओं को रासभ किस रचना में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा में देसी राजाओं को रासभ कहा गया है। और इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव गुप्त का दार्शनिक आधार क्या है। तो अभिनव गुप्त का दार्शनिक आधार क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शैव दर्शन। शैव दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हाँ ही बोरी विरह बस के बोरी सब गाँव कहा जानी एक कहत है ससी ही सितकर कर नाऊ। तो ये पंक्ति जो है इसके कवि कौन है। तो फिर से पढ़ते हैं। हाँ ही बोरी विरह बस के बोरी सब गाँव कहा जनी एक कहत है ससी ही सितकर कर नाऊ। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। तो बिहारी इसके कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम से किसने संबोधित किया है। ये प्रश्न जो है ये भी कई बार पूछा गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास ये किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रीति सिद्ध कवियों को। तो अब प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास ये जो कथन है ये किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति सिद्ध कवियों को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्यों कवियों को किस श्रेणी में रखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी के समस्त आचार्यों कवियों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवि शिक्षक आचार्य। तो कवि शिक्षक आचार्य जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सखी मैं श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। तो इसके कवि कौन है। तो फिर से पढ़ते हैं। सखी मैं श्याम रंग रंगी देख बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी।
तो इस पंक्ति के कवि हैं गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट इसके कवि हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की मृत्यु पर किसने लिखा? अथयो हरिश्चंद्र अमंद सो भारत चंद चहु तम छाय गयो, तरु हिंदुन के हित उन्नति को बढ़ते अवहीं मुरझा गयो। तो ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मृत्यु पर किसने लिखा है? फिर से पढ़ते हैं। अथयो हरिश्चंद्र अमंद सो भारत चंद चहु तम छाय गयो, तरु हिंदुन के हित उन्नति को बढ़ते अवहीं मुरझा गयो। तो इस पंक्ति के लेखक हैं प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा था। तो ये कथन किसका है? तो जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा था। तो ये कथन किस इतिहासकार या किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐलान गली जिंदा है कि लेखिका का नाम क्या है? तो ऐलान गली जिंदा है कि लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रकांता। चंद्रकांता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत अनुभूतियों की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। किसका कथन माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समजोन्मुख है, विनय पत्रिका में आत्मानुमुख है। व्यक्तिगत अनुभूतियों की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना राखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। ये कथन किसका है? तो जायसी ने अपने पद्मावत में कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीरदास की भाषा को संत भाषा
किसने कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कबीरदास की भाषा को संत भाषा, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? तो खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म सिंह शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को क्षयग्रस्त किसने कहा है? तो रीतिकाल को क्षयग्रस्त किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर साहित्य की परख किसकी रचना मानी जाती है? तो कबीर साहित्य की परख किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परशुराम चतुर्वेदी। तो परशुराम चतुर्वेदी की ये रचना मानी जाती है कबीर साहित्य की परख। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय रचना के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में निर्गुण संप्रदाय रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या किसकी रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को किसने गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा है? तो छायावाद को किसने गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांति प्रिय द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के पक्ष में ये कथन किसका है? तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। हमें भाषा नहीं राष्ट्र भाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की भाषा नहीं मनुष्यों की भाषा, जिसमें हम हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते हैं, सांस लेते हैं और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। हमें भाषा नहीं राष्ट्र भाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की भाषा नहीं मनुष्यों की भाषा, जिसमें हम हंसते हैं रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते हैं, सांस लेते हैं और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत किसकी रचना मानी जाती है? तो कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किसने किया था? तो हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कविता परिवेश की पुकार है, ये कथन किसका है? तो कविता परिवेश की पुकार है, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की
कथन मानी जाती है। और ये जो एक वाक्य कथन है ये परीक्षा में आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और गद्य रचनाएं किसकी रचना मानी जाती है? तो कुछ और गद्य रचनाएं किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म सिंह शर्मा। रूपक रहस्य किसकी रचना मानी जाती है? तो रूपक रहस्य किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका श्याम सुंदर दास। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परीक्षा गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन सिंह ने किस निबंधकार को व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस निबंधकार को व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुलाब राय। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। इसी के साथ हमारा आज का 17 नंबर क्लास जो है यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जितने भी काल हैं, इसके अलावा जो गद्य और पद्य हैं, नामकरण, काल विभाजन, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।